साथियों, आप सभी का विजन जैम प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लामा के संबंध में, और ये भी देखेंगे कि यह लामा चर्चा में क्यों आया है। तो सबसे पहले लामा के बारे में देख लें। तो लामा क्या होते हैं? ये ऊँट के परिवार अर्थात कैमल फैमिली का एक स्तनपायी अर्थात मैमल है। इसकी फिगर देखें तो यहाँ पर इसका फिगर आप देख सकते हैं। ये है आपका लामा, जो कि ऊँट की फैमिली का होता है। इसके बारे में अन्य चीज़ों को देखें तो यह पाया कहाँ जाता है? तो यह दक्षिण अमेरिका में मुख्यतः पाया जाता है। और इसका जो इस्तेमाल है किस काम में होता है? तो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इनका उपयोग होता है। इसके अलावा मांस और ऊन के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। और यदि इनकी कैटेगरी देखें कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कहाँ पे आते हैं, तो ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में के अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, यह चर्चा में क्यों आए? तो चर्चा में इसलिए आया कि टेक्सास विश्वविद्यालय के जो शोधार्थी तथा रिसर्चर हैं, उन्होंने खोजा कि लामा के में पाए जाने वाले एंटीबॉडी का जो प्रयोग है वो कोविड-19 के इलाज के लिए किया जा सकता है। किस प्रकार से? तो शोधार्थियों ने लामा के दो विशेष प्रकार के स्पेशल एंटीबॉडी को क्या किया, एक में मिला दिया, मतलब मर्ज कर दिया, और एक नए तरह का एंटीबॉडी तैयार किया। अब यह जो नए तरह का एंटीबॉडी है, यह नोवल कोरोना वायरस के ऊपर, जो आपका नोवल कोरोना वायरस होता है उसके ऊपर जो होता है, ये स्पाइक के तरीके से प्रोटीन होते हैं। ये जो स्पाइक होते हैं ये प्रोटीन होते हैं। तो ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इन स्पाइक अर्थात प्रोटीन से चिपक जाता है और इन्हें चिपक करके नष्ट कर देता है। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो कोरोना वायरस पर ये जो स्पाइक होते हैं प्रोटीन की, इनके स्पाइक की वजह से ही इसका नाम जो है वो कोरोना वायरस पड़ा है। कोरोना मतलब क्राउन से संबंधित है, तो इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है। अब होता क्या है कि जो नोवल कोरोना वायरस होता है, तो नोवल कोरोना वायरस का ये जो प्रोटीन होता है, जो इस प्रकार स्पाइक के रूप में होते हैं, ये प्रोटीन मानव की कोशिका अर्थात सेल से क्या करता है, क्रिया करता है। अब जब ये एंटीबॉडी जो कि लामा से लिया जाएगा, ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इन प्रोटीन को नष्ट कर देगा। तब जब प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो ये जो कोरोना वायरस है ये मानव के कोशिका से क्रिया ही नहीं कर पाएगा, तो इस प्रकार से वह नष्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं केंदू लीफ के बारे में। केंदू पत्ती या केंदू लीफ, तो यह चर्चा में इसलिए आया कि कोविड-19 महामारी की वजह से उड़ीसा के कालाहांडी जिले के निवासी जो हैं या जो रेजिडेंट हैं, वो ग्राम सभा के जरिए केंदू के पत्ते को खरीद नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन है तो रोड ब्लॉक है। अब हम यदि केंदू पत्ते के बारे में बात करें तो केंदू पत्ते को उड़ीसा का हरा सोना या ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। और यह उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट है या उत्पाद है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग जो है खासकर बीड़ी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि इसके भौगोलिक क्षेत्र है कहाँ कहाँ भारत में पाया जाता है, तो इसका जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। और मुख्यतः इसका प्रयोग जो है जनजातियों के द्वारा किया जाता है। यदि उत्पादन में देखें कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर उड़ीसा है। और यदि इसके मूल्य की बात करें तो इसका मूल्य जो है वो 30 रुपये पर किलोग्राम से लेकर के 80 रुपये पर किलोग्राम तक, मतलब इसकी क्वालिटी कैसी है उस क्वालिटी के हिसाब से इसका रेट जो है 30 रुपये पर केजी से लेकर 80 रुपये पर केजी तक वेरी करता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के संबंध में। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020, तो सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि इसको जारी कौन करता है, और हमें पता होना चाहिए कि इसको जारी कौन करता है। तो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस नामक संस्था है, इस संस्था के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और यह जो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस है, यह कई सारी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और विकास अर्थात ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स का एक नेटवर्क है। और इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 135 मिलियन लोग जो हैं वो खाद्य संकट अर्थात फूड क्राइसिस से जूझ रहे थे, जो कि 2018 के 113 मिलियन से कहीं ज़्यादा है। मतलब 2019 में कितने हैं, 135 मिलियन लोग फूड क्राइसिस से जूझ रहे थे, जबकि 2018 में 113 मिलियन, मतलब ये जो संख्या है काफ़ी बढ़ गई है। तथा इस रिपोर्ट के अनुसार 55 खाद्य संकट वाले अर्थात फूड क्राइसिस वाले जो देश हैं, इन देशों में 75 मिलियन जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग की समस्या से ग्रस्त हैं। स्टंटिंग मतलब कि उम्र के अनुसार लंबाई का ना बढ़ना क्या होता है, ये स्टंटिंग कहलाता है। तो ये स्टंटिंग से ग्रसित हैं। इसके अलावा 2019 की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार खाद्य संकट का जो
सबसे बड़ा कारण है, यह जो फूड क्राइसिस हुआ है इसका सबसे बड़ा कारण जो है कन्फ्लिक्ट, मतलब देशों के मध्य जो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जैसे कि गृह युद्ध हो गया, तो इस प्रकार के जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो सबसे बड़ा रीज़न होता है ये इस फूड क्राइसिस को उत्पन्न करने का। जैसे कि उदाहरण दिया जा सकता है पश्चिम एशिया में, जैसे सीरिया है, तो सीरिया में क्या है, गृह युद्ध चल रहा है, तो इस वजह से वहाँ पर जो है फूड क्राइसिस उत्पन्न हुई है। इसके अलावा तो पहले नंबर पे तो कन्फ्लिक्ट है, दूसरे नंबर पे आपका आता है आपदा और आर्थिक संकट। आपदा मतलब वेदर एक्सट्रीम जो इवेंट होते हैं, मतलब मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, जैसे बाढ़ आ जाना या सूखा पड़ जाना या भूकंप आ जाना, तो ये इस तरह की जो चीज़ें हो जाती हैं तो ये आपका वेदर एक्सट्रीम इवेंट में आ जाती हैं, तो आपदा भी रीज़न है। इसके अलावा जो आर्थिक संकट है, इकोनॉमिक जो शॉक्स आ जाते हैं, यह भी कारण है खाद्य संकट का। तथा रिपोर्ट के अनुसार, ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार अफ्रीका में मौसमी घटनाओं अर्थात ये जो वेदर एक्सट्रीम इवेंट हैं इनकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग जो है खाद्य संकट तथा फूड क्राइसिस के शिकार होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मौसमी घटनाओं की वजह से शिकार कहाँ हो रहे हैं, अफ्रीका में हो रहे हैं। और अफ्रीका में भी खासकर कहाँ पे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका अर्थात साउथर्न अफ्रीका, तो ये अफ्रीका में, अफ्रीका के अलावा मध्य अमेरिका तथा सेंट्रल अमेरिका और पाकिस्तान में भी क्या हो रहा है, हुआ है कि मौसमी घटनाओं की वजह से फूड क्राइसिस उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका को देख लें हम मैप में, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से परीक्षा में प्रश्न बनता है, कई बार पूछ लेता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो यहाँ पर देखें ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है आपका, तो इसमें देखें ये आपका इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, ये 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। तो इन चारों के नाम याद रखिएगा, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। और यहाँ यदि मैप ध्यान से देखें तो ये आपकी इथोपिया की सीमा, तो देख रहे हैं इथोपिया क्या है, भू आबद्ध देश है, मतलब इथोपिया की जो सीमा है वो समुद्र से नहीं लगती, जबकि इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया की सीमा जो है समुद्र से लगती है। और यहीं पर देखेंगे आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ अदन है और ये आपका रेड सी है, और इधर आपका ऊपर आप जाएंगे तो गल्फ ऑफ सुएज है, ठीक है, गल्फ ऑफ सुएज है, ये गल्फ ऑफ अदन है और ये आपका रेड सी है। और यहीं पर आप देखेंगे ये यहाँ पर आपका है आपका बाब अल मंदेब जलसंधि जो है, बाब अल मंदेब जलसंधि भी यहाँ पर है। तो बाब अल मंदेब जलसंधि जो है वो गल्फ ऑफ अदन और रेड सी को जोड़ती है, या कह सकते हैं गल्फ ऑफ सुएज को जोड़ने का कार्य करती है। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर, एक पॉइंट और याद रखिएगा, यदि आप पूरे मैप में जब देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर आपका इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा जो है वो गुजरती है। तो विषुवत रेखा जो आपका हॉर्न ऑफ, ये भी पूछा सकता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के किस देश से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये सोमालिया से होकर, केन्या, सोमालिया, तो ये सोमालिया चूँकि क्या है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो ये बता सकते हैं कि सोमालिया से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं 10 सरस कलेक्शन के बारे में। तो यह 10 सरस कलेक्शन है क्या, तो इसके बारे में बात करें तो हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अर्थात GEM पोर्टल पर 10 सरस कलेक्शन नामक डैशबोर्ड की शुरुआत की है। अब इसके संबंध में अन्य चीज़ों को देखें तो 10 सरस कलेक्शन का जो उद्देश्य है, इसको शुरुआत इसकी क्यों की है, तो इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण स्वयं सहायता समूह अर्थात सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बाजार उपलब्धता को बढ़ाना, मतलब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। तो 10 सरस कलेक्शन डैशबोर्ड पर ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा निर्मित दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा, और जिनको भी ज़रूरत होगी वो यहाँ से उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और इसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप विक्रेता जो हैं वो अपने उत्पादों को 5 श्रेणियों में सूचीबद्ध करने में सक्षम होंगे, मतलब जो भी इनके प्रोडक्ट होंगे उनको ये 5 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से, तो ये 5 कैटेगरी हैं आपका। पहला है आपका हस्तशिल्प, दूसरा है हथकरघा एवं वस्त्र, तीसरा है कार्यालयों में उपयोग हेतु वस्तुएं, चौथा है किराने का सामान और पेंट्री, पांचवा है व्यक्तिगत देखभाल और साफ सफाई उत्पाद। तो इन 5 जो कैटेगरी है इसमें अपने सारे उत्पादों को वो कैटेगराइज कर सकते हैं। तथा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो अपने उत्पादों को GEM अर्थात गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए सरकारी खरीदारों को बेचने में सक्षम हो सकेंगे। तो यह गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, इसके माध्यम से जो सरकारी खरीदार होते हैं, मतलब कि जो ऑफिसों वगैरह के लिए जो सामान खरीदना होता है तो इसके माध्यम से खरीदा जाता है। तो जो भी इस प्रकार से मंत्रालय या ऑफिसों में सामान की ज़रूरत होगी वो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से उसको प्रोक्योर कर सकते हैं। तथा पहले चरण के अंतर्गत 11 राज्यों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इस डैशबोर्ड के जरिए जोड़ा जाएगा। तो यदि कथन आ जाए कि यह जो 10 सरस कलेक्शन है यह डैशबोर्ड पूरे देश के लिए लागू कर दिया गया है, तो नहीं,
अभी पहले चरण में केवल 11 राज्यों के सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ा गया। तो इस तरह से कोई कथन क्या होता है, आपको 3-4 कथन देख के पूछ लेता है, तो यदि आप ध्यान से नहीं पढ़े रहेंगे तो गलत कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अभी पूरे देश में इसको नहीं चालू किया गया है। तथा द सरस कलेक्शन जो है, इस डैशबोर्ड है तो राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक, मतलब हर स्तर पर, चारों स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, फिर आपका स्टेट लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और फिर ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा डैशबोर्ड प्रदान किया जाएगा। और इस डैशबोर्ड की मदद से होगा क्या कि जो पदाधिकारी होंगे वो वास्तविक समय अर्थात रियल टाइम में सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा अपलोड किए गए उत्पाद और बेचे गए उत्पादों से संबंधित संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मतलब कौन सा रियल टाइम में जान सकेंगे कौन सा उत्पाद बिकने के लिए उस पर आया है और कितना उत्पाद बेचा जा चुका है। तथा जो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको डे NRLM के शॉर्ट नाम से जानते हैं, के साथ मिलकर API अर्थात एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस आधारित एक एकीकरण तंत्र विकसित किया है। इस एकीकरण तंत्र की मदद से क्या होगा कि अल्पावधि में, मतलब बहुत कम समय में अधिक से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप को इसके तहत पंजीकृत किया जा सकेगा, अर्थात उनको इसके माध्यम से जोड़ा जा सकेगा। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। तो यह क्या है, यह एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत वर्ष 2016 में की गई थी। तो याद रखिएगा किस मंत्रालय के द्वारा और कब प्रारंभ की गई थी, तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत 2016 में प्रारंभ की गई थी। इस प्लेटफॉर्म पर सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सकती है। मेनली इसको इसलिए लॉन्च किया गया था कि जैसे जो सरकारी ऑफिसों में जो सामान्य वस्तुएं होती हैं उनकी खरीद के लिए इसको लॉन्च किया गया था। जैसे किसी ऑफिस में पेन की ज़रूरत है या पेपर की ज़रूरत है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के जरिए उसको प्रोक्योर आसानी से कर सकते हैं। तो इससे क्या होगी, पारदर्शिता भी बढ़ेगी। अन्य चीज़ों को देखें तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है, कि तकनीकी समर्थन के साथ आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय, यह जो आता है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा मिलकर के विकसित किया गया है। तथा यह जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है यह पूरी तरह से पेपरलेस, कैशलेस और ई मार्केट प्लेस है जो न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ समान उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सक्षम बनाता है। तो इससे एक क्या होता है कि आपकी पारदर्शिता भी बनी रहती है। आगे चलते हैं, आगे है टोमन। तो यह टोमन क्या है, तो याद रखिएगा, सीधे पूछ सकता है कि टोमन क्या है, हाल ही में प्रचलित है। टोमन यह ईरान की नई मुद्रा होगी, अभी है नहीं, यह नई मुद्रा होगी, जिसके लिए ईरान की संसद में बिल पास हो गया है। अब यह बिल यहाँ से जब पास होगा तो इसके बाद यह प्रस्ताव जो है वो ईरान के सर्वोच्च लीडर अयमानतुल्लाह खुमान जो है उनकी अध्यक्षता वाली एक समिति के पास भेजा जाएगा। जब वहाँ से मंजूरी मिल जाएगा तो इसको ईरान की नई मुद्रा घोषित कर दिया जाएगा। वर्तमान में जो ईरान की मुद्रा है वो क्या है, रियाल है। अब प्रश्न उठता है कि जब रियाल चल ही रहा था तो उसको बदलने की ज़रूरत क्या थी, रियाल की जगह टोमान क्यों लेकर आया गया। तो हुआ यह, इसका रीज़न यह है कि 2018 में अमेरिका जो है ईरान का जो परमाणु समझौता था 2015 में जो हुआ था परमाणु समझौता ईरान के साथ, उससे ये अलग हो जाता है। तो यूएसए के अमेरिका के बाहर निकलने के बाद से क्या होता है कि जो रियाल का जो मूल्य है वो डॉलर के कंपेयर में की अपेक्षा में काफ़ी गिर गया। ये यहाँ तक गिर गया कि $1 की जो है लगभग 1,56,000 रियाल के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से इसका जो अवमूल्यन काफ़ी ज़्यादा हुआ। इसके अलावा ईरान में क्या है, महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई। तो अब क्या किया गया, इस समस्या से निपटने के लिए और 40 को हटाने के लिए ईरान जो है वो रियाल की जगह टोमान मुद्रा को अपना रहा है। अब ये करेगा कैसे, तो अब एक टोमान बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 रियाल, मतलब 10,000 रियाल की जगह पर एक टोमान आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, 40 को रिप्लेस किया जाएगा। तो मतलब यदि किसी व्यक्ति के पास 1 लाख, कितना, 1 लाख रियाल है, तो अब जब टोमान में आएगा तो कितना हो जाएगा, उसके पास 10 टोमान हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है लास्ट एट होम रिपोर्ट। तो लास्ट एट होम रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अर्थात यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित यह रिपोर्ट है, लास्ट एट होम रिपोर्ट। तो याद रखिएगा कि लास्ट एट होम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यूनिसेफ के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित होना पड़ा, या 33 मिलियन लोग जो है आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं।
अब प्रश्न उठता है कि आंतरिक रूप से विस्थापन का क्या मतलब है, तो इसको थोड़ा समझ लें। जब लोग सशस्त्र संघर्ष, प्राकृतिक आपदा या मानवीय आपदा के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव से बचने के लिए अपना आवास छोड़ने या देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर ही पलायन करने के लिए बाध्य होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, आंतरिक रूप से विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें याद रखिएगा, इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर ही होता है, मतलब किसी दूसरे देश में नहीं जाते हैं, अपने ही देश के अंदर पलायन होता है, और दूसरा ये बाध्य होते हैं, स्वेच्छा से नहीं जाते हैं, बल्कि ये किसी मजबूरी के तहत ही क्या करते हैं, पलायन करते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, तो ये जो 33 मिलियन विस्थापित लोग हैं, इन 33 मिलियन विस्थापित लोगों में से 12 मिलियन जो है वो बच्चे थे, जिनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन जो है वो संघर्ष और हिंसा के कारण हुआ है, जबकि 2 मिलियन बच्चों का जो विस्थापन है वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया। तो इस प्रकार जो सबसे बड़ा रीजन निकल कर आ रहा है वो क्या है, वो जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा विस्थापन हो रहा है, और दूसरे नंबर पे जो प्राकृतिक आपदा है वो है। तो अभी भी जो पहला रीजन है वो मैन मेड है, था जो कन्फ्लिक्ट होता है वो क्या होता है, मैन मेड ही होता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। तो यहाँ भारत के संदर्भ में जो डेटा दिया गया है वो अलग अलग करके नहीं दिया गया, बल्कि सब कंबाइन कर दिया गया, मतलब चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, संघर्ष और हिंसा अर्थात कन्फ्लिक्ट के माध्यम से हो, तो ये टोटल जो है 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। तथा वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है। तो यह कथन याद रखिएगा कि टोटल यदि देखा जाए तो आंतरिक रूप से जो सर्वाधिक विस्थापन हुआ है वो हर कैटेगरी को मिला करके, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से हो, चाहे प्राकृतिक आपदा, तो भारत नंबर 1 पर है। और भारत के बाद जो क्रम आता है उसके बाद फिलीपींस है, बांग्लादेश और फिर चीन का स्थान आता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये आप डायग्राम देख लीजिए कुछ चीज़ें। तो ये आपका डायग्राम है, इसमें यदि देखें तो ये आपका न्यू डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 2019 है। तो इसमें क्या है, 33 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं 2019 के अंतर्गत। इसमें से 25 मिलियन जो हैं वो नेचुरल डिजास्टर से विस्थापित हुए हैं, संबंधित हैं, जबकि 8.5 मिलियन लोग जो हैं वो कन्फ्लिक्ट और वायलेंस की वजह से। तथा इनमें से ये जो 33 मिलियन है, इनमें से 12 मिलियन जो हैं वो बच्चे हैं, ठीक है, जो कि हम लोग बच्चे के बारे में बात की, जिसमें 3 और 2 का हमने चर्चा की थी। इसके अलावा इसी में यदि देखें तो ये 46 मिलियन जो है, मतलब 2019 तक टोटल यदि विस्थापन देखेंगे, ये 33 मिलियन 2019 के अंतर्गत हुए हैं, जबकि 2019 तक जो टोटल विस्थापन हो चुका था वो कितना है, 46 मिलियन है, ठीक है। और किसकी वजह से, कन्फ्लिक्ट और वायलेंस की वजह से हुआ है। और इनमें से जो है, इन 46 मिलियन में से 19 मिलियन जो है वो बच्चे हैं। आगे अब आते हैं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अर्थात यूनिसेफ के बारे में, जिसने इस रिपोर्ट को, द लास्ट एट होम रिपोर्ट को जारी किया है। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अर्थात यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेफ कहते हैं, तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इसको बनाने का जो मेन उद्देश्य था यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए, चूँकि उस समय क्या थी, कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो इन जो बच्चे थे और जो माताएं थीं उनको भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए इस संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना की गई थी। और पोलैंड के चिकित्सक लुडविक राशमन ने यूनिसेफ के गठन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके अलावा 1953 से यह जो है, यह यूएन अर्थात संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और इसका वित्त पोषण अर्थात फंडिंग कहाँ से होती है, तो इसको विभिन्न सरकारों और निजी दाताओं अर्थात जो निजी डोनर हैं और जो विभिन्न सरकारें हैं उनके द्वारा इसको फंडिंग की जाती है। अब यदि इसको मिले हुए पुरस्कारों की बात करें तो 1965 में इसको नोबेल शांति का पुरस्कार भी मिला है, और 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, यह पुरस्कार भी इनको मिला है। आगे चलते हैं, आगे है आपका पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बात करें तो हाल ही में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। तो यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है इस बार क्योंकि 5 भारतीय नागरिकों को यह पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। अब कौन किसको किसको मिला है उनके बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के एसोसिएटेड प्रेस के 3 फोटोग्राफरों
कौन कौन? चन्नी आनंद, मुख्तार खान और डार याशीन को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। इनको यह जो पुरस्कार है यह जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद 5 अगस्त 2019 को जब वापस ले लिया गया, तो उसके बाद कश्मीर में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के बीच मीडिया कवरेज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और इन 3 के अलावा 2 अन्य व्यक्ति कौन से हैं? तो इनके अलावा अनुश्री फडणवीस और अदनान आबिदी को ने ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी श्रेणी में पुरस्कार जीता है। इस प्रकार 5 भारतीयों को यह पुरस्कार मिला है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बात कर लें। तो यह जो पुरस्कार है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। और इसकी शुरुआत कब से होती है? तो 1917 में इसकी शुरुआत होती है और कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा इसको प्रशासित किया जाता है, मतलब इसके द्वारा इनके नामों की घोषणा की जाती है। और यह जो पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड है इसमें जो सदस्य होते हैं वो कोलंबिया विश्वविद्यालय के न्यायाधीशों के द्वारा उन सदस्यों को चुना जाता है। तथा यह जो पुरस्कार है यह पुरस्कार प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में दिया जाता है। और जोसेफ पुलित्जर ने क्या था, अपनी वसीयत के माध्यम से कोलंबिया विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के स्कूल और इस पुरस्कार के लिए जो फंडिंग थी वो उन्होंने अपने वसीयत के माध्यम से उपलब्ध कराई थी। अब यदि इसमें मिलने वाले पुरस्कार राशि की बात करें तो इस पुरस्कार के तहत, पुलित्जर पुरस्कार के तहत $15,000, कितना? $15,000 और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इसके अलावा यदि सार्वजनिक सेवा श्रेणी में किसी को पुरस्कार मिलता है तो पुरस्कार विजेता को स्वर्ण पदक दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार टोटल 22 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। इन 22 में से 15 जो श्रेणियां होती हैं वो पत्रकारिता से संबंधित होती हैं, जबकि 7 जो है वो पुस्तक, नाटक, संगीत इत्यादि से संबंधित होती हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं साइलेंट हाइपोक्सिया। तो यह चर्चा में क्यों है, अर्थात ये इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो हुआ यह कि कोविड-19 से संक्रमित लोगों के इलाज में प्रयासरत दुनिया भर के चिकित्सकों का एक अजीब स्थिति का सामना कर रहे हैं। अब यह स्थिति क्या है? तो चिकित्सकों के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित कुछ लोगों में रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के बावजूद भी श्वसन संबंधी समस्याएं परिलक्षित नहीं हो रही हैं। तो यह चिंता की विषय है, क्योंकि होता क्या है नॉर्मल स्थिति में, जब ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम होती है ब्लड में तो सांस लेने में दिक्कत होती है। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का लेवल तो कम हो जा रहा है परंतु श्वास लेने संबंधी समस्या नहीं हो रही। तो इससे क्या हो रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि इनके अंदर मतलब ऑक्सीजन की कमी है या नहीं है। चिकित्सकों का मत है कि लोगों में श्वास संबंधी समस्याओं का परिलक्षित न होना, मतलब ये प्रदर्शित न होना, साइलेंट या हैप्पी हाइपोक्सिया को इंगित करता है। अब हम लोग इसको समझने से पहले हाइपोक्सिया समझ लें कि हाइपोक्सिया क्या होता है। तो हाइपोक्सिया जो है यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त और शरीर के ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है। और सामान्यतः ये जो ऑक्सीजन की उपलब्धता की जो कमी होती है, ये हाइपोक्सिया जो है पूरे शरीर या शरीर के कुछ हिस्से को प्रभावित कर सकता है। मतलब हो सकता है कि पूरे शरीर में ही ऑक्सीजन की कमी हो जाए या शरीर के कुछ हिस्से में जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाए। और सामान्य स्तर पर जो होता है, सामान्य तौर पर जो धमनियाँ होती हैं, धमनियों में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 75 से लेकर 100 mmHg अर्थात मरकरी तथा पल्स ऑक्सीमीटर में जो इनका जो मेजरमेंट होता है वो 90 से लेकर 100% तक होता है। तो यदि ये ऐसा है कि मतलब धमनियों में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो 75 से 100 mmHg है तथा पल्स ऑक्सीमीटर की जो रीडिंग है वो 100 से 100% है, तब क्या है, ये सामान्य अवस्था है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं, उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। परंतु यदि पल्स ऑक्सीमीटर जो है उसकी रीडिंग 90% से कम आती है तो मतलब यह चिंता की बात है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, लक्षण क्या दिखाई पड़ेंगे? तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसको सुस्ती अर्थात लेजीनेस लगेगा, आलस लगेगा, उसको भ्रम की स्थिति हो जाएगी या मानसिक तौर पर वह अस्वस्थ खुद को महसूस करेगा। तो यह कुछ लक्षण परिलक्षित होते हैं उस समय। अब इसके बाद यदि पल्स ऑक्सीमीटर की माप का स्तर 80% से कम हो जाए, 90 से भी नीचे मतलब 80% से भी कम हो जाए, तो शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पल्स ऑक्सीमीटर क्या है इसको समझ लेते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर क्या है, यह एक ऐसा यंत्र होता है जिसके माध्यम से मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाया जाता है। मानव शरीर अर्थात जो रक्त होता है, तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा का पता जो है इसके द्वारा लगाया जाता है। और इसे पल्स ऑक्सीमीटर को अंगुलियों, नाक, कान अथवा पैरों की अंगुलियों में
क्लिप की तरह, जैसे आपने कपड़ा लगाने के लिए चिमटी देखी होगी ना, कपड़ा टांगने के लिए, तो उसी प्रकार से चिमटी होती है। उसको आप चाहे उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में, चाहे अंगूठे में, नाक, कान, चाहे माथे में, या चाहे पैरों की उंगलियों में, कहीं पर भी उसको फंसा सकते हैं और इससे यह मेजरमेंट हो जाता है। इसमें लगे जो सेंसर होते हैं वो रक्त में ऑक्सीजन के प्रवाह तथा रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाने में सक्षम होते हैं। अब ये जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर है, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार साइलेंट हाइपोक्सिया की प्रारंभिक जांच हेतु पल्स ऑक्सीमीटर मददगार साबित होगा। इससे पहले ही पता लगाया जा सकता है, मतलब ये लक्षण नहीं आ रहा तो उससे पहले भी हम इससे टेस्ट कर लेंगे, और ये उनका 80 से नीचे होगा तो समझ में आ जाएगा, या 90 से नीचे होगा तो समझ में आ जाएगा कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइलेंट हाइपोक्सिया। तो यह क्या होगा? इसमें क्या होता है कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी का एक ऐसा स्वरूप जिसकी पहचान नियमित हाइपोक्सिया की तुलना में कठिन होता है। नॉर्मल हाइपोक्सिया में क्या होगा कि जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो क्या होगा? उसे सांस लेने में दिक्कत होगी। परंतु साइलेंट हाइपोक्सिया में क्या होगा कि व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के बाद भी क्या होगा कि वो सांस लेने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसे दिक्कत कब होगी? जब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो हो सकता है कि उसे पता ही नहीं चलेगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो कोविड-19 से संक्रमित लोगों में रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा 80% तक कम होने के बावजूद भी उनको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो यह चिंता की विषय। कई जगह पे तो कंडीशन क्या है कि 50% से भी कम हो जा रहा है तो भी सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति आती क्यों है कि ऑक्सीजन की, मतलब जो ये सांस लेने वाली जो समस्या होती है और यह जो आपका साइलेंट हाइपोक्सिया है, इसमें पता ही नहीं चल रहा यह होता क्यों है। तो ऐसा इसलिए कि साइलेंट हाइपोक्सिया के पश्चात लोगों में श्वसन संबंधी समस्याएं ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं होती है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि के कारण हो रही है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, यह जो सांस लेने में जो श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं, ये कथन के रूप में रीजन दे देगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण होते नहीं है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि के कारण। क्योंकि क्या होता है, जब ऑक्सीजन की लेवल कम होता है तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्तर में वृद्धि के कारण होती है, और यह समस्या उस समय होती है जब फेफड़े जो होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निष्कासित करने में सक्षम नहीं होते। क्योंकि लंग्स क्या करते हैं, वो जो शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो ये फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो जब बाहर नहीं निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा? बढ़ता जाएगा और सांस लेने में दिक्कत होगी। और शुरुआती चरण में क्या होता है, जो साइलेंट हाइपोक्सिया है, तो इसमें फेफड़े जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन तथा इसके निर्माण, जो इसकी अधिकता होती है, इसकी लेवल में जो वृद्धि होती है, उससे बचाव करने में सक्षम प्रतीत होते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रारंभिक अवस्था में ऑक्सीजन की मात्रा कम तो हो जाती है, परंतु रोगी को श्वसन संबंधी समस्याएं महसूस नहीं होती हैं। तो यही आपका साइलेंट हाइपोक्सिया होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये आपका मशीन है जिसके माध्यम से हम लोग चेक करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। तो इस तरह से पल्स ऑक्सीमीटर है। इसके अलावा ये द सार्स कलेक्शन वाला जो डैशबोर्ड है, इस तरीके से उसका डैशबोर्ड है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।